Assalamu alaikum. I am Ali Noman Gilani and I am Chief Technology and Information Officer at NIAIS. I welcome you all on Summit on Emerging Technologies and Industry 4.0. So today's topic under discussion is uplifting agriculture in Pakistan through digital and financial services. Our esteemed guest speaker is Mr. Habib Saqib. Mr. Habib Saqib is head of digital lending insurance and international remittances at EasyPaisa Telenor Microfinance Bank, and he is co-founder Telenor Khushhal Zimida. अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। आई सी द समिट हैपनिंग एंड लॉट्स ऑफ guests now, their talks are being shared on the Facebook group, so all the best for the rest of it as well. जी थैंक यू वेरी मच। एंड समिट जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जा रहा है और काफ़ी जो है वो नॉलेज और प्रोफेशनल विजडम जो है वो स्पीकर से सुनने को मिल रहा है। सो आज इंशाल्लाह आपसे भी इस टॉपिक के हवाले से काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू होगी। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि why agriculture is important for Pakistan and what are the key challenges being faced by our agri sector? अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसका इफेक्ट 60% पॉपुलेशन पे तो पड़ता ही है, जो रूरल एरिया में एसोसिएटेड है और वहाँ की इकोनॉमीज से उनकी रिलेटिव या रेलेवेंट सर्विसेज ग्रो करती हैं, बल्कि उसका एक अर्बन यूजर के ऊपर भी, एक मिडिल क्लास अर्बन जो हाउस होल्ड है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। स्पेशली अगर आप पेरिशेबल कमोडिटीज की बात करें जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं, तो लेट्स से एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री है जहां से अर्बन एरियाज को समर्स में हाई क्वालिटी टोमेटो सप्लाई होना है, और वहां पे किसी वजह से, किसी नेचुरल कैटास्ट्रोफी की वजह से या बैड मैनेजमेंट की वजह से या किसी डिजीज अटैक की वजह से फार्मर टोमेटो की फसल अच्छी नहीं हुई, तो उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि शहरी इलाकों में भी डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट होगा और प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। सो दैट्स हाउ एग्रीकल्चर affects Pakistan and its economy and its people, and that makes it even more important looking at it from an overall global climate change perspective, कि पाकिस्तान के फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए और एक रोबस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें तमाम रूरल और अर्बन हाउस होल्ड जो हैं वो इक्वली ग्रो कर रहे हों, एग्रीकल्चर का ग्रो करना और उसकी इनएफिशिएंसीज को रिमूव करना बहुत जरूरी है। राइट। सो वैसे भी फूड जो है वो बुनियादी ज़रूरत है और हम खाते पीते जो लोग हैं, हमारा खाने के बगैर तो इतना गुजारा नहीं होता। तो ये डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट्स जो हैं वो आने वाले दिनों के अंदर और ज़्यादा गंभीर होते जाएंगे अगर इसके ऊपर अभी फोकस ना किया गया। हबीब, आप माशाल्लाह डिजिटल और फाइनेंशियल सर्विसेज आप दे भी रहे हैं और आप एक्सपर्ट हैं, तो ये कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है इस सेक्टर के अंदर? हाँ, मैं कुछ आपसे हाई लेवल स्टेटिस्टिक्स शेयर करना चाहूँगा पहले, कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हर साल तकरीबन $2 बिलियन की पल्सेस इंपोर्ट करता है। बहुत सो आई थिंक एक आम आदमी भी ये जानता है कि हमारी जितनी इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी तरक्की करेगी। अगर हम इसी तरह, पाकिस्तान तकरीबन $2 to $2.5 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, फिर हम हर साल तकरीबन $1 से $1.25 बिलियन की चाय इंपोर्ट करते हैं। और ये अभी मैं सिर्फ 2-3 आपको हाई लेवल बिग टिकट आइटम्स बता रहा हूँ जिनका टोटल सम तकरीबन $5 बिलियन बनता है। और अगर आप देखें कि IMF और ये जो डोनर एजेंसीज हैं या लैंडिंग एजेंसीज हैं, इनसे हम साल का सिर्फ $2 अरब जो है वो लोन लेते हैं, और उसके एवज हमें कितने कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर और अपनी इकोनॉमिक ड्राइवर्स के ऊपर। सो अगर हम इन 3-4 बड़ी बड़ी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं, अगर उनका बिल हाफ कर दें, तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम डोनर एजेंसीज के पास बार बार जाएं। अब उसके लिए, और वो एक ही तरीके से मुमकिन है, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं या स्पीड ऑफ इम्प्रूवमेंट है,
एक नॉर्मल तरीकों से, या आप कह लें कि 20वीं सदी के तरीकों से, उसमें तो काफ़ी डेकेड्स लगेंगे। जो मल्टीप्लायर या एक्सपोनेंशियल चेंज एक्सेलरेशन का इफेक्ट है, वो सिर्फ डिजिटल और फाइनेंशियल सर्विसेज से आ सकता है। एक मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के या वैल्यू चेन के इश्यूज को डिवाइड करूं, तो वो 4 ब्रॉड कैटेगरीज बनती हैं। एक है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, तीसरा है एक्सेस टू मार्केट्स, और लास्ट आता है सप्लाई चेन एफिशिएंसीज। तो ये 4 ब्रॉडर इश्यूज हैं। अब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो कि सबसे बड़ा और सबसे कॉमन इशू है कि किस टाइम पे कौन सी फसल लगानी है, किस बीमारी को कैसे बेहतर हैंडल करना है, इसके लिए ओल्ड स्कूल तरीकाकार ये रहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज हैं, जिनको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर्स कहा जाता है। वो गांव-गांव में जाते हैं और जाके लोगों को बताते हैं कि आपने अगले साल फसल को बेहतर प्रोडक्शन के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, या मुख्तलिफ किस्म के आपने देखा होगा कि अगर आप रूरल एरियाज में जाएं, तो सड़कों के किनारे अभी भी आपको वो छोटी छोटी ढेरियां नजर आती हैं, जिसको वाइट चूना लगा के, तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि जी। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हम 21वीं सदी में और डिजिटल दुनिया में रहते हुए हम अभी तक एक फार्मर तक कम्युनिकेशन के लिए उन्हीं आई वुड से सेंचुरीज ओल्ड कम्युनिकेशन टूल्स का सहारा ले रहे हैं। अब everybody has a phone, if not a smartphone. रूरल एरियाज में भी 25 to 30% हाउस के पास स्मार्टफोन है। तो गांव में अगर आप समझ लें कि 10 से 20% लोगों के पास भी स्मार्टफोन हो, तो उसके जरिए बहुत सी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली मैनर में फार्मर्स तक पहुंचाई जा सकती है। व्हेन आई वाज एट टेलेनॉर, तो हमने ये जो खुशहाल जिम्मेदार सर्विस बनाई, जो कि तकरीबन इस वक्त 8 मिलियन फार्मर्स को डेली वेदर फोरकास्ट, एग्रीकल्चर एडवाइजरी और लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी की सहूलत फराहम करती है। उसके पीछे थॉट प्रोसेस ये था कि फार्मर को अपने घर में बैठे हुए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, और हमने बहुत बेसिक सी स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से शुरू किया, जो कि वेदर फोरकास्ट थी। हमारे लिए वेदर फोरकास्ट अनटिल एंड अनलेस वी आर ट्रैवलिंग टू नॉर्दर्न एरियाज या कोई हमने आउटडोर का काम करना है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फार्मर के लिए इट्स इम्पोर्टेंट एवरी सिंगल डे। अगर उसने आज अपनी फसल को कोई लेट्स से स्प्रे किया है या कोई फर्टिलाइजर लगाई है और अगले दिन बारिश हो जाती है, तो उसका इफेक्ट आधा रह जाता है। अगर और ना सिर्फ ये कि उसने जो पानी अगर लगाया है, तो वो पानी पे कॉस्ट भी अपनी सेव कर सकता था, और ये क्लाइमेट चेंज से भी, यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी जो है रिलेट करता है कि एफिशिएंट रिसोर्स यूजेज किया जाए। और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई रिलायबल वेदर फोरकास्ट की सर्विस नहीं है। तो टेलेनॉर खुशहाल जिम्मेदार वाहिद सर्विस है जो कि एक इंटरनेशनल वेंडर से सेल साइट 1 by 1 किलोमीटर की रेडियस के, आई वुड से एरिया के ऊपर बेस करके डेली वेदर फोरकास्ट फार्मर्स को देता है। और जो फार्मर्स उससे बेनिफिट हो रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 25 to 30% अपनी यील्ड में इंक्रीज जो है वो रिपोर्ट किया था कपल ऑफ इयर्स बैक व्हेन वी डिड द इवैल्यूएशन सर्वे। तो ये चंद एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल है कि किस तरह इंफॉर्मेशन जो है इंडिविजुअल्स को उनके घर बैठ के अगर आप प्रोवाइड कर दें, तो उसकी बेस पे वो कितनी बड़ी चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें कॉस्ट भी बच सकती है, और उनकी जो लेट्स से कोई फर्टिलाइजर या उसने कोई पेस्टिसाइड उस पर स्प्रे की है, तो उसका इफेक्ट भी बेहतर हो सकता है जस्ट बाय प्रोवाइडिंग हिम दिस वेदर फोरकास्ट। इमेजिन कि अगर आप उसको ये भी बता सके कि इस वक्त आपके इलाके में या इतने एरिया के ऊपर पाकिस्तान में ऑलरेडी एक फसल फोरकास्ट हो चुकी है, सॉरी कल्टीवेट हो चुकी है, पाकिस्तान की टोटल डिमांड जो है वो इतने एरिया से पूरी हो जाती है। अगर अभी आप लगाएंगे तो चांसेस ये हैं कि आपको शायद इतने अच्छे रेट्स ना मिलें। तो वो जो मार्केट के अंदर बाजुकात होता है कि फसल आती है और फार्मर को उसकी बेसिक जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी वापस नहीं मिलती, हम वो एरियाज भी कर सकते हैं। फिर ये कि फार्मर्स को बेहतर बता सकते हैं कि लेट्स से कि किस एरिया में कौन सी पर्टिकुलर, क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह हमें अल्लाह ताला ने इतने मुख्तलिफ किस्म के वेदर सिस्टम्स दिए हैं कि अभी भी अगर मैं बात करूं तो अप नॉर्थ में जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, लेकिन अगर आप कराची साइड पे जाएं तो
आप it's a nice pleasant tropical weather. तो हम अपने मुल्क में ही मुख्तलिफ तरह की, फिर अब दरमियान के जो एरियाज हैं जहाँ पे इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है पोठोहार के एरिया में, वहाँ पे हम ऑलिव्स उगा रहे हैं। हमारी 1 लाख किलोग्राम सालाना से पैदावार बढ़ चुकी है और इंशाल्लाह अगले 10 साल में हम राइट। एक्सपोर्ट के काबिल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीजें चाहिए होती हैं इन ऑर्डर टू completely turn this around from an agriculture import based to an export based economy, वो हमारे पास चीजें मौजूद हैं। अब उसको तेजी से एक प्रोडक्टिव एस्पेक्ट में कन्वर्ट करना, जहां पे ये इनएफिशिएंसीज हम रिमूव कर दें, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ वी यूटिलाइज डिजिटल सर्विसेज। एब्सोल्युटली। सो यहीं से मैं आगे इसको लेके चलूंगा कि आपने जैसे मेंशन किया है कि सेलुलर बेस पाकिस्तान के अंदर 79%, 167 मिलियन जो है यूजर्स इस वक्त, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हम ना सिर्फ उनको एसएमएस बल्कि और भी चैनल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी रिकमेंड करूंगा कि जो फार्मर्स हैं उनको स्मार्टफोन्स लेने में आसानी पैदा की जाए और उनको उस पर ट्रेन भी किया जाए ताकि वो उसके ऊपर एप्लीकेशंस यूज कर सके और उनके पास रियल टाइम डेटा जो है वो उनके पास आए। और इसके अलावा ये है कि इसके लिए फिर हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वायरलेस और जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनको भी बेहतर करना पड़ेगा। तो आई थिंक अगर ये काम हो जाए तो इससे भी जो डिजिटल इंक्लूजन है उसको बहुत फायदा होगा। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि डिजिटल इंक्लूजन के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर और क्या रिफॉर्म्स की जा सकती है? हाँ, आई थिंक सो। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन का जिक्र किया, तो आई थिंक स्मार्टफोन जो है इस वक्त वो हर गांव में और ऑलमोस्ट हर घर में एक ना एक स्मार्टफोन पहुंच चुका है और बहुत तेजी से पाकिस्तान में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अगले साल पाकिस्तान में 4 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पाकिस्तान में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की प्राइसेस और कम हो जाएंगी। तो एक्सेसिबिलिटी जो है वो एक फार्मर के लिए आसान हो जाएगी। गवर्नमेंट लेवल पे आई थिंक 2017 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया था और फार्मर्स को स्मार्टफोन्स देने शुरू किए थे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्री लोन्स। और उन स्मार्टफोन्स के ऊपर टेलीनॉर ने और पीआईटीवी ने मिलके जिस तरह के आप स्मार्ट एप्लीकेशन सजेस्ट करें वो बनाई थी, जो कि एक रिलेटिवली लेस एजुकेटेड फार्मर के लिए यूज करना आसान हो। कुछ आई थिंक फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वो प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं रह सका। अभी रिसेंटली आई केम टू नो कि शायद वो उसको दोबारा से रिवाइज करना चाह रहे हैं, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो बेटर ऑल्टरनेटिव देन टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू द फार्मर थ्रू रिच मल्टीमीडिया। बिल्कुल। और वो एक आप एसएमएस तो शायद फार्मर्स इतना पढ़ नहीं सकते, ऑडियो कॉल्स वगैरह के जरिए आप उनको आईवीआरस के जरिए एजुकेट कर सकते हैं। बट अगर आप उनको उनके हाथ में स्मार्टफोन आ जाए और उसके ऊपर आप उनको वीडियोस के जरिए और राइट टाइम पे राइट अलर्ट्स के जरिए उनको बता सकें कि उन्हें अपने फसल की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए कौन सा स्टेप लेना है, कहाँ से जाके उनको राइट प्रोडक्ट मिल सकती है, राइट बीज मिल सकता है और फिर कहाँ पे जाके उसको बेचना है। तो आई थिंक कि हमारे फार्मर की जिंदगी में भी और हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी एक रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपने कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज का जिक्र भी किया, तो कुछ ब्रीफली और जो प्रोडक्ट और सर्विसेज इस वक्त अवेलेबल हैं उनके बारे में भी बताएं, फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है और थोड़ा सा मुझे आई थिंक दुख भी होता है जब हम इस एरिया के बारे में बात करते हैं। असल में अदर देन अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस या जिस तरह टेलीनॉर ने और एक दो और आई वुड से टेलीकॉम कंपनीज ने, जिनकी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रीच है कि उनकी सिम्स फार्मर्स में के पास मौजूद हैं, उनके अलावा कोई बहुत काबिल जिक्र इनिशिएटिव्स इसमें नहीं हुए। अगर एग्रीकल्चर के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स लिए भी गए, एंटरप्रेन्योर्स ने लिए या कुछ और इदारों ने लिए, तो वो ज़्यादातर
थे मार्केट फेसिंग थे, कि फार्मर से चीज लेके आगे कैसे बेच दें, जो आपकी सप्लाई चेन के बिल्कुल एंड स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम के इश्यूज हैं। जबकि ज्यादा इनएफिशिएंसीज जो इस वैल्यू चेन में एग्जिस्ट करती हैं वो अपस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम जब एक चीज बन के तैयार हो जाती है तो उसके बाद आगे वैल्यू चेन बड़ी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि इनएफिशिएंट नहीं है, उसमें भी काफी लॉसेस हैं, लेकिन ये कि रिलेटिवली उसमें फार्मर अगर एक चीज बना लेता है तो उसको बेचने में प्रॉब्लम नहीं होती। राइट प्राइस मिले या ना मिले, दैट्स अ सेपरेट थिंग। और फिर ये कि यूजर को या एंड कंज्यूमर को किस प्राइस में मिल रही है, तो उसके ऊपर कुछ स्टार्टअप्स थे, और जो कि शायद बहुत ज्यादा उनमें से आई थिंक एक केवलार एक स्टार्टअप है कराची में, और वो भी इट्स नॉट अ स्टार्टअप, इट्स मोर ऑफ अ दे बिकम अ B2B ई कॉमर्स स्पेस, जहाँ पे वो फार्मर से भी नहीं बल्कि आई वुड से मे बी कुछ चीजें वो फार्मर से लेते हैं, बाकी वो एग्रीगेटर से लेते हैं, और फिर उसके बाद रेस्टोरेंट्स को और एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये सिचुएशन चेंज हो, और लेकिन और चेंज करने से पहले आपको उसकी रूट कॉज का पता होना जरूरी है। तो मैं रूट कॉजेस पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। और हमने ये देखा कि हमारे लिए भी जो चैलेंज था वो ये था कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू चेन, और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो पैदा करना है ना वो काफी चैलेंजिंग होता है। सो अंटिल अनलेस यू हैव अ फ्यू पीपल इन योर टीम, अगर कोई स्टार्टअप है जिसमें 1 or 2 people आर प्योरली फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, जिनका एक तरह का फैमिली बैकग्राउंड है कि दे आर दे ग्रो क्रॉप्स एंड दे सेल क्रॉप्स, या वो उसकी कुछ और एग्रीगेशन सर्विसेज से रिलेटेड है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चूंकि मोस्टली स्टार्टअप्स में देर आर व्हाट आई वुड से कि बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इट्स नॉट अ व्हाट शुड आई से, इट डजंट साउंड कूल कि यार मेरा एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप है और मैं फार्मर्स के साथ मिलकर उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हबीब साहब, it will तो look एक तो cool after a few years. लेट्स होप सो। देखिए जी जी कूल वही चीज लगती है जो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, you need 1 or 2 people to succeed and then everybody starts following it and it becomes cool. तो I think कि अगर कुछ हमारे मे बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से या जो हमारा ये एंटरप्रेन्योरियल या स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये थोड़ा सा रूरल यूथ को अगर एजुकेट करें, उनको टूल्स दें, उनको इनकरेजमेंट दें, उनको फंडिंग absolutely की एक्सेस थोड़ी सी दे, तो आई थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट की जा सकती है बहुत कम टाइम right में। right अदरवाइज अगर एक टोटली अर्बन पॉपुलेशन का कूल किड MBA फ्रॉम अ फैंसी स्कूल या कंप्यूटर साइंस ग्रेड would think I can create something which can completely turn around the life of a smallholder farmer somewhere in Punjab, तो ये शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल um, काफी थोड़ी सी चैलेंजेस हैं सब्जेक्ट और मैटर भी एक्सपर्टीज चाहिए। एब्सोल्युटली, लेकिन कुछ इलाकाई चैलेंजेस भी आई थिंक इसके अंदर शामिल है। अच्छा, मैं आपसे इसके अंदर एक बात पूछना चाहूँगा कि फार्मर को ये चैलेंज होता है कि उसके और जो एंड यूज़र है उसके दरमियान बहुत सारे जो है ना वो इंटरमीडियरीज आ जाती हैं, जिससे उसकी जो कॉस्ट है वो उसको नहीं मिलती। तो आई थिंक ये जो डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इससे जो सप्लाई चेन का एक पूरा साइकिल है उसमें जब ये इंटरमीडियरीज जो हैं उनकी कम से कम इन्वॉल्वमेंट होगी, तो जो ज्यादा पोर्शन है वो किसान के पास जाएगा, जिससे उसको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और आपने जैसे इंश्योरेंस की बात की, तो सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसान को तो डर ही यही होता है। देखें, सबसे ज्यादा रिस्क पे किसान लगा हुआ है। एक बारिश आए, पूरी फसल तबाह, टिड्डी दल का जो अभी हमला हुआ है उसकी वजह से पूरी फसलें तबाह। जब तक उसको सिक्योर नहीं किया जाएगा, उसको एम्पावर नहीं किया जाएगा, हम जो है वो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर आपके जो इनिशिएटिव्स हैं डेफिनेटली वो कमेंडेबल है। तो आपने स्टार्टअप्स की बात की, तो मैं स्टार्टअप्स के हवाले से ही आपसे पूछता हूँ कि हम इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो नहीं देख पा रहे स्पेस में, उसकी कुछ वजूहत आपने बताई। और इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी हमें क्या हेल्प चाहिए और क्या चेंजेस वो ला सकते हैं इसके। आई थिंक स्टार्टअप इकोसिस्टम्स जो हैं दे कैन
really help in this regard. Or I think it needs to start from agricultural universities and areas जहाँ पे वो graduates जो कि एक्चुअल जिनकी वो प्रॉब्लम है और उन्होंने वो प्रॉब्लम फर्स्ट हैंड फेस की है, वो उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो उस तरह के इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना, उनको इनकरेज करना और फिर उनको मेंटोरिंग प्रोवाइड करना ताकि वो अपने सॉल्यूशंस को फाइन ट्यून कर सकें और मैथ लेवल पे उसको मैथ स्केल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने की एक्सपर्टीज डेवलप कर सकें। बिकॉज एक छोटा सा सोल्यूशन डेवलप कर लेना तो शायद एक रूरल यूथ के लिए आसान है, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो एक ग्रेटर लेवल पे किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके, उसमें उनको चैलेंजेस आते हैं। आपने फार्मर के और कंज्यूमर के दरमियान की इनएफिशिएंसीज की बात की, तो मैं उसको इससे थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा कि फार्मिंग अनफॉर्चुनेटली दुनिया का बहुत डिफरेंट बिजनेस है। दुनिया का हर बिजनेस दो में से एक प्रिंसिपल पे चलता है। या वो बिजनेस बल्क में चीजें खरीदता है, उनको प्रोसेस करता है, वैल्यू ऐड करता है और बल्क में ही बेच देता है, ठीक है, थोड़ी सी अपना मार्जिन वैल्यू ऐड कर रखे। या बल्क में खरीदते हैं, आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं और आप उसको फिर रिटेल में बेचते हैं और आप उसको एक स्मॉल प्रोडक्ट बना के और आप रिटेल में बेचते हैं। स्मॉल होल्डर फार्मर जो है ना, उसका बिजनेस दुनिया का अछूता बिजनेस है। ये वो वाहिद बिजनेस है जो रिटेल में चीजें खरीदता है, यानी कि महंगा खरीदता है। हमें पता है होलसेल में चीजों की सेलिंग प्राइस जो है वो कम होती है। ये रिटेल में खरीदता है, चाहे वो खाद की बोरी हो या स्प्रे हो या बीज हो, और फिर ये होलसेल में बेच देता है। यानी कि इसकी पूरी फसल का सौदा करने आता है एक एग्रीगेटर या बायर, और वो उसको बेच देता है। इस चीज को सिर्फ एक तरीके से दुनिया में स्मॉल होल्डर फार्मर्स ने काउंटर किया है और सक्सेसफुली बीट किया है इस सिस्टम को, और वो है थ्रू कोऑपरेटिव्स। कि फार्मर्स इकट्ठे होते हैं, दे फॉर्म अ कोऑपरेटिव, और वो कहते हैं अब अगर हम 100 फार्मर्स हैं, हम पहले सारे मिलके, हमारे पास 2-2 एकड़ जमीन थी, अब हमारे पास 200 एकड़ जमीन होगी। अब 200 एकड़ के लिए हम वहां से खाद खरीदेंगे जो हमें 10% डिस्काउंट देगा। बिल्कुल सही। अब उसको खाद वाला भी डिस्काउंट देगा क्योंकि उसके सामने एक बायर बैठा हुआ है। दैट्स द पावर ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड यूनिटीज स्ट्रेंथ। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट सी इट इन प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली। टिपिकली सिंध में जाएं तो वहां पर तो और भी चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, वो इकट्ठे ही नहीं होने देते उनको। तो कोऑपरेटिव्स बनाना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी सजेशन है आपकी तरफ से। और पाकिस्तान में ये एक और चीज़ है जो रिवर्स में चल रही है कि जो है वो लेते जो है वो परचून के हिसाब से हैं और आगे बेचते जो है थोक के हिसाब से हैं। तो आई थिंक इसको So they can never be no business can be profitable, no business can be profitable. और आपको एक मजे की बात बताऊं, इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है अमूल। हमारे यहाँ पे फूड का आई थिंक लेट्स से नेस्ले इज द बिगेस्ट ब्रांड। इंडिया में नेस्ले इज नोवेयर क्लोज टू अमूल, एंड अमूल इज ओन्ड बाय फार्मर्स, इट्स अ कोऑपरेटिव। सो व्हाट European and American farmers did was that they first aggregated all their demands, और फिर उन्होंने अपनी क्या कहते हैं सप्लाई चेन को बेहतर किया, फिर उन्होंने अपने ब्रांड्स बनाने शुरू कर दिए। सो अमेरिका में इस वक्त 5500 से ज्यादा ब्रांड्स हैं, जो कि आपको लगता है कि कोई बड़ी मल्टीनेशनल बिग ऑर्गेनाइजेशन है उसके पीछे, बट दोज आर एक्चुअली ओन्ड बाय द फार्मर्स. So what they do is that they've found this formula of working together in a way that they are able to buy things, the inputs in bulk, and then they create a brand, and then they are able to sell their output in retail. So they make the maximum amount of money. So ये That's the बताएं only way. हबीब साहब, ये बताएं कि ये जो हुकूमत कहती रहती है कि हमने जो है वो इतनी सब्सिडी दे दी एग्रीकल्चर सेक्टर को, हमने किसान को ये कर दिया वो कर दिया, तो ये मतलब बातों के हिसाब तक आई थिंक इसका कोई एफिशिएंट मॉडल नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि सारे आखिर वो पैसा वहां तक पहुंचा भी है कि नहीं, वो सब्सिडी मिली भी है कि नहीं।
थोड़ा सा इस सवाल को मैं पास करना चाहूंगा। Right, yeah, it was a comment. It was a comment actually. Right. So एक आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो पंजाब है वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड ऑटोमेशन के साथ मिलके ई क्रेडिट स्कीम्स को भी चला रहा है और एम्पावर कर रहा है किसान को फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन के अंदर भी। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एग्रो इकोनॉमिक मॉडल्स के अंदर वायबल सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिव मॉडल्स जो हैं, इसकी कोई एग्जांपल अगर आप देना चाहें और अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहें तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। एक ही मॉडल है जी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और वो है कोऑपरेटिव्स का मॉडल, जो कि पाकिस्तान को सूट करता है। क्योंकि स्मॉल होल्डर फार्मर के पास सर्कल ऑफ पॉवर्टी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि वो इकट्ठा हो जाए। एक एग्रीकल्चर इनपुट्स का स्टोर है, उसके पास एक 100 एकड़ वाला फार्मर जाता है, वो उसको चाय भी पिलाते हैं, उसे कहते हैं पैसे भी आ जाएंगे, उनके पास डिलीवरी भी पहले होती है। छोटा फार्मर जो है वो जाता है, वो उधार पे वो लेता है, इनपुट्स लेता है, तो उसका काम ही नेगेटिव से स्टार्ट होता है। बड़े फार्मर को स्टार्ट ही पॉजिटिव से होता है, उसको डिस्काउंट भी मिलता है। और सिमिलरली फिर चूंकि उसके पास इतना ज्यादा वो है, तो एज अ बायर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अच्छा पे कर सकती है, उसके लिए सेंस बनती है कि एक बंदे से जाके बात करे और ज्यादा वो उठा ले। सो देयर इज ओनली वन स्केलेबल मॉडल। मैंने अभी पहले एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब when I was working at Telenor, so I came across a few very enterprising young guys जो कि रूरल एरिया के अंदर इन अ वे उन्होंने सेमी कोऑपरेटिव टाइप का अपना एक सिस्टम सेटअप किया हुआ। फॉर एग्जांपल वो सारे मिल के चाइना से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो थे अपनी फसलों के लिए इंपोर्ट कर रहे थे, वो मिल के सर्टन स्मॉल जो व्हीकल्स, नॉट व्हीकल्स बट टूल्स या मशीनरी जो चाहिए होती है फार्म के लिए, वो इंपोर्ट कर रहे थे। तो वो आपस में इकट्ठे होते थे और एक पूरा कंटेनर जो था वो इंपोर्ट कर लेते थे। चैलेंज उनके लिए ये था कि इस मॉडल को वो एक लार्जर एरिया पे कैसे लेके जाएं। तो यहाँ पे जैसा कि आपने पहले भी पूछा था कि यहाँ पे गवर्नमेंट या स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उनको वो गाइडेंस और फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, जिससे वो कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल उनके साथ इकट्ठे हो सकते हैं और उस यूनिटी स्ट्रेंथ से बेनिफिट कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक ये इसमें ये बात कवर होगी कि ये आई थिंक इंटरनेशनली भी ये कोऑपरेटिव मॉडल्स जो हैं ये चल रहे हैं और डिफरेंट जी, कंट्रीज इनको अडॉप्ट कर रही है और एब्सोल्युटली। इट्स एब्सोल्युटली यूनिटी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। सो अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईओटी है, स्मार्ट फार्मिंग के अंदर हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, क्या पोटेंशियल्स हैं इसके अंदर और हमें जो है वो वे फॉरवर्ड क्या लेना चाहिए। जी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का अगर आप यूजेज देखें तो पाकिस्तान में बड़े फार्मर्स साउथ पंजाब में भी, सेंट्रल पंजाब में भी, और आई वुड से सिंध में भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने फार्म्स को बहुत मैकेनाइज किया हुआ है। I mean, you go to from Lahore to Islamabad on motorway, and I think at about an hour's drive, you will see on your right there are some big farms जिन्होंने irrigation की बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई हुई है। साउथ पंजाब में ड्रोन्स यूज हो रहे हैं। अगेन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े फेमस फार्मर्स हैं या उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ड्यू टू देयर पॉलिटिकल लिंकेजेस, बट बिग फार्मर जो है जहाँ पे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, देर ऑलरेडी यूजिंग दिस। लाइफ स्टॉक में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। स्मार्ट टैग्स हैं जो कि अगर आपका हर्ड लेट्स से 5000 एनिमल्स का है, अभी तो एक छोटे फार्मर का 5 जानवरों का होता है, उसको एक एक जानवर का अपने बच्चों की तरह पता होता है कि किसने कितना खाना खाया है, कौन सही तरीके से चल नहीं रहा, किसको कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आसान होता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट 5000, मैनेजिंग a herd of 5000 or 2000 animals, then you can't do it without having some some technology solution. So smart tags use कर रहे हैं, उससे टेम्परेचर पता चल जाता है,
कि किस फार्मर का बॉडी टेम्परेचर जो है वो बाकियों की निस्बत डिफरेंट है या वेरी कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, किसने खाना कम खाया है, कौन चला कम है आज। ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी आ रही हैं, यूज़ भी हो रही हैं, लार्ज स्केल फार्मर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। स्मॉल फार्मर barely makes it from one season to the other, तो उसके पास इसका इस स्टेज पे पहुंचने के लिए अभी थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए। वहां पे अलबत्ता चंद एक इनिशिएटिव्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन तो काफी रही है, लेकिन शायद प्रैक्टिकली हमने उनको इम्प्लीमेंट होते नहीं देखा। और मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के तवसुत से, समिट के थ्रू अगर कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स तक मेरी बात पहुंच रही है तो वो ज़रूर 2-3 एरियाज हैं उनको एक्सप्लोर करें। एक तो मैकेनाइजेशन का एरिया है कि स्मॉल फार्मर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो मशीन्स खरीद सके, ट्रैक्टर खरीद सके। पाकिस्तान में देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ फार्म मशीनरी जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। तो कैन वी डू एन ऊबर फॉर फार्म मशीनरी? that's one. The other is और उसका इन अ वे एक स्मॉल पायलट USAID के एक प्रोग्राम के तवसुत से ऑलिव बेल्ट में, जो कि कलर का हार हमारा सॉल्ट रेंज वाला एरिया वहाँ पे चल रहा है, विच इज़ कि आप ऑन फार्म आपकी प्रोसेसिंग जो है उसको करें। तो उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर है, उनको थोड़ी सी ग्रांट दी है, तो उन्होंने एक ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन जो है वो उन्होंने गाड़ी की बैक पे फिट की हुई है। सो व्हाट दे डू इज दैट दे टेक द व्हेन द और आजकल सीजन है एक्चुअली, इफ समबडी वांट्स टू गो एंड सी दिस, आजकल हार्वेस्टिंग हो रही है ऑलिव की, तो वो उनके फार्म पे ले जाते हैं और उनसे सिर्फ चार्जेस लेते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल इटसेल्फ, कि जितना भी वो निकलेगा उसका 10% वो चार्ज करते हैं। और उसमें ये होता है कि फार्मर को अपना वहां से जो प्रोड्यूस है वो लेके कहीं नहीं जाना पड़ता, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है, ना उसको लगानी पड़ती है खुद से मशीन विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव, और फिर उसकी एक्सपर्टीज भी नहीं है, और उसको वहीं पे ऑयल मिल जाता है। ऑलिव ऑयल इज समथिंग दैट द फार्मर कैन सेल इमीडिएटली। उसकी बहुत हाई डिमांड है पाकिस्तान में क्वालिटी ऑलिव ऑयल की। तो इसी तरह कैन वी लुक एट सम अदर क्या कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑन व्हील्स, लाइक गुड़ बनाने का कोई सेटअप ऐसा जो कि गांव से गांव मूव करे, ताकि फार्मर्स जो एक्सप्लॉइट होते हैं बाज़ औक़ात शुगर मिल्स के हाथों, वो वहीं पे अपनी फसल में एक एफिशिएंट तरीके से अपने घर के पास अपनी मर्जी से एक क्वालिटी प्रोड्यूस पैदा कर सकें, उनके पास एक ऑल्टरनेट मीन हो टू सेल देयर क्रॉप टू। फिर इसी तरह वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, जिसमें से बहुत सारा फ्रूट हमारा 20 to 30% ज़ाया हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज की वजह से। सो अगर उसकी प्रोसेसिंग ऑन वहीं पे हो जाए एट द फार्म गेट, तो नॉट ओनली इट विल क्रिएट ट्रांसपेरेंसी फॉर द फार्मर, बट ऑल्सो will save our economy some very precious commodities। उसमें एक अच्छा ज़र मुबादला भी ऐड हो सकता है। जी, बिल्कुल बड़े अच्छे अंदाज़ से आपने ये सारा गाइड कर दिया कि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो हैं, वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। मैं आपको एक अपने इंटरेस्ट की बात बताऊँ हबीब साकिब साहब। मैं और मेरा जो बेटा है, वो मेरे से ज़्यादा पैशनेट है ये फार्मिंग के अंदर और ये पूरा जो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो मुझे डेली बेसिस के ऊपर ये कहता है कि पापा आपने फॉर्म ज़रूर बनाना है, और मुझे आपने उसको असल में एनिमल्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं इस सिलसिले में आपके पास ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह, जी, और ज़रूर, ज़रूर। आपसे मशवरे भी ज़रूर लेंगे, और मैंने इंशाल्लाह ये करना ही करना है। आई कैन सी द फ्यूचर, और आप नेचर से पास हो जाते हैं, एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, फेलो ह्यूमन बीइंग्स की आप फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो अगर ये किसान अपना पसीना और खून ना दे, तो हम तो इधर बैठ के जो इतना बर्गर और पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, हम वो एन्जॉय नहीं कर सकते। हम ये खाते हुए यकीन करें, हम सबको दुआएँ देनी चाहिए और अपना इसको रूटीन बनाना चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, साथ उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करें जो हमारे लिए ये कल्टीवेशंस कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए।
तो मेरा एक पूरा क्लोज्ड इकोसिस्टम बनाने का है सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर। उसके हवाले से कुछ मेरे पास है इंफॉर्मेशन, और आपसे भी इंशाल्लाह उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूर। अच्छा, मैं आखिर में कुछ चीज़ें मैं इसके हवाले से पढ़ रहा था कि चाइना जो है वो स्मार्ट जो क्रॉप ग्रोइंग है उसके अंदर मल्टी लेयर्स वो बना रहा है। स्टैंड्स है, बड़े बड़े फार्म हाउस है, क्लोज्ड शेड्स हैं उसके अंदर, और वो उसके ऊपर भी जा रहा है। इस तरह और काफ़ी सारी इनोवेशंस हैं जो कि इस फार्मिंग के अंदर आ रही है। यील्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो भी रकबे के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो पाकिस्तान के अंदर भी आई थिंक इस तरह की इनोवेशंस होनी चाहिए। अभी तो कुछ असल में मजे की बात ये, जैसे आप कह रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 का दौर है, 5 साल हम पीछे हैं और 3 तो स्किप ही कर दी है। तो आई थिंक वो बात बिल्कुल सही है कि समटाइम्स यू हैव टू रन बिफोर यू कैन वॉक। तो हमें अब ये काम करना पड़ेगा कि हमें भागना पड़ेगा पेसअप करने के लिए। तो आई थिंक एक तरफ जो चैलेंजेस आपने बताए वो भी साथ साथ चलेंगे, और एक तरफ हमें जो लेटेस्ट इनोवेशंस हैं उनको भी साथ लेके आना पड़ेगा कि मर्जर के तौर पे जो है आई थिंक इट विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन। सो योर कमेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी भी मुआशरे में मास लेवल स्केल के लिए जो की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है क्रिएटिंग गुड एग्जाम्पल्स। आई थिंक हमारी डिस्कशन में पहले भी ये आया था कि चूंकि लोगों को इट्स नॉट कूल, सो यू डोंट सी अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग इन इट एंड बीइंग सक्सेसफुल, सो नोबडी वांट्स टू फॉलो। करीम उबर सक्सेसफुल थे। आई थिंक एटलीस्ट पाकिस्तान में 1 दर्जन लोगों ने व्हीकल शेयरिंग या राइड शेयरिंग के मुख्तलिफ टाइप के स्टार्टअप्स को किया। अभी लॉजिस्टिक्स का जमाना है। TCS is massively successful. People have a lot of complaints from them. तो at least 10 or 12 small companies हैं जो कि डिलीवरीज को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। तो पाकिस्तान में भी हमें यही चाहिए, और इसीलिए मैंने शुरू में ये जिक्र किया था कि एग्रीकल्चर एरियाज में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जाके ऐसे यंग एंथुजियास्टिक पैशनेट फार्मिंग हाउस होल्ड के नौजवानों को इनकरेज किया जाए कि अगर उनमें से कोई इस फील्ड में इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आए और वो जब उसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा सक्सेस को, देन एवरीबडी विल फॉलो। until unless we have that example, it's very difficult, because देखें जो एग्रीकल्चर है ना, इट डिपेंड्स ऑन अ लोकेलिटी। सो अगर एक फार्मर मुल्तान में बैठे है ना, उसको आप एक सियालकोट के सक्सेसफुल फार्मर उसको कभी सही मशवरा दे ही नहीं सकता, बिकॉज दोनों के एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ही डिफरेंट है, वहाँ की फसलें मुख्तलिफ हैं, वहाँ के पेस्ट मुख्तलिफ हैं, वहाँ की वेदर कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। तो आपको लोकलाइज्ड, एंड दैट्स अ चैलेंज विद दिस एरिया, इट्स नॉट इजी। whatever Kareem model works in Lahore, it will work the same way in Sialkot and Multan as well. ठीक है, it would be the same app. But जो इकोसिस्टम एग्रीकल्चर का जो चीज सक्सेसफुल करेगा मुल्तान में, सियालकोट वुड बी डिफरेंट, सिंध वुड बी डिफरेंट जैसा कि आपने राइटली मेंशन किया, एंड KPK वुड बी डिफरेंट, एंड गिलगित बल्तिस्तान वुड बी टोटली डिफरेंट। सो हमें लोकलाइज सक्सेस स्टोरीज की जरूरत है, और आई थिंक इंशाल्लाह अ फ्यू सक्सेस स्टोरीज, और फिर हमारे लोग फॉलो करने में और नकल करने में ज्यादा देर नहीं लगाते सक्सेस की। जी बिल्कुल। सो अच्छा, मैं जस्ट एक चीज कि जो आपका खुशहाल जिम्मेदार प्रोग्राम है इसकी कितनी पेनिट्रेशन हो चुकी है अभी तक? सो खुशहाल जिम्मेदार आई थिंक अराउंड 8 मिलियन यूजर्स हैं उस पर इस वक्त मंथली एक्टिव, जो कि मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज से फ़ायदा उठाते हैं। मैं चूंकि अब टेलीनॉर के साथ एसोसिएटेड, I mean Telenor still is our parent organization, and Telenor is in working the for blood. absolutely, I worked for 12 years for Telenor, so can't take Telenor out of me, but ये है कि बहुत उस पर रिसेंटली अच्छा काम हुआ है। उसमें वेटरनरी सर्विसेज भी ऐड हुई हैं, उसमें डायल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी है, फिर उसमें खवातीन फार्मर्स के लिए एक सेपरेट हेल्पलाइन है जहाँ पे सारी जो इंफॉर्मेशन है वो फीमेल एक्सपर्ट्स देती हैं, जो कि ना सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बल्कि उनके फैमिली की सेहत को
और ग़िज़ा को और ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए भी उनको उस पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, ताकि क्योंकि फार्मिंग हाउस होल्ड की इकोनॉमी जो है ना, इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत इफेक्ट होती है। अगर खुदा न खास्ता फैमिली में कोई सिग्निफिकेंटली किसी टाइम पे बीमार हो जाए जिस पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएं, तो इसका मतलब है कि उस सीज़न की उनकी क्रॉप जो है वो अच्छी नहीं होगी, बिकॉज जो क्रॉप पे ऊपर उन्होंने पैसे लगाने थे, जो जानवरों पे, या जानवर बिक जाएगा। तो उसका एक वो भी बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है कि उस पे थाउजेंड्स ऑफ बल्कि नॉट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन हैं जो हर महीने उसको ट्यून इन करती हैं। उस पे से वो ना सिर्फ ये कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करती हैं, बल्कि आई थिंक उसका एवरी अदर वीक एक लाइव शो होता है जिसमें डॉक्टर से बात होती है उनकी, और उनको बाकी हाउस होल्ड की ओवरऑल इकोनॉमी को और सेहत को और वेल बीइंग को बेहतर बनाने के लिए भी मशवरे दिए जाते हैं। राइट, राइट। सो अबीब साहिब, आपके साथ ये सेशन बड़ा मज़े का रहा। वी कैन टॉक अ लॉट मोर ऑन दिस थिंग, और बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो है मुझे और डेफिनेटली ऑडियंस को सुनने को मिली होगी। मैं जस्ट एक लास्ट बात कहता हूँ कि आपको डॉक्टर, लॉयर, पुलिसमैन, प्रीचर और अदर प्रोफेशंस की जो है वो मे भी ज़रूरत पड़ती रहे, लेकिन आपको 3 टाइम्स अ डे फार्मर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें इसे देखना चाहिए और हमें अपने फार्मर्स को एम्पावर करना चाहिए, और एग्रीकल्चर को जो है वो डेफिनेटली एम्पावर करना चाहिए। और आप जैसे लोग डेफिनेटली इसको जो है वो वैल्यू ऐड करें इसके अंदर, अपने जो डिजिटल और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के जरिए से, प्रोडक्ट्स के जरिए से, और सबसे बढ़ के विजन के जरिए से। सो आई रियली अप्रिशिएट यू ऑन दैट। सो आपके कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं तो उसके बाद सेशन एंड कर। आई थिंक आपने बहुत अच्छा कंक्लूजन दे दिया। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वी एंजॉय the fruits of the hard work and labor, months if not years of labor of our farmers, 3 times if not more a day. um, so we owe a lot to this community, and also I think we owe it to our country कि एक ऐसा सेक्टर जिससे 60% हमारे पाकिस्तानी वाबस्ता हैं, लोग वापस जी। उसके लिए हम जितनी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोई रोल प्ले कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। मैं आपके प्लेटफॉर्म का मशकूर हूँ कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी आके अपने थोड़े से ख्यालात को शेयर करने की, और मैं यही अश्योर करता हूँ आपको भी और आपके थ्रू बाकी तमाम ऑडियंस को भी कि if I could ever be of any help, if you have an idea that you want to bounce off, any support that you may need from me as an individual, or from whatever my organization can help you with, that could uplift the agriculture sector in Pakistan, I'll be very, very happy to help. And actually, I'll be thankful to you to provide me the opportunity to help. So thanks again, Ali, जी for the session, and I look forward to more success to your platform and to your summit. जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत शुक्रिया वंस अगेन। ऑडियंस यकीनन आपने भी काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। सो ऑन दिस वी कंक्लूड आवर सेशन। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Salam, Ali. Thank you so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।